नमस्कार दोस्तों। ओपी दास की तरफ से आप सभी साथियों का मारूसन अकेडमी में स्वागत है। जैसा भी आप लोग पहले से ही स्क्रीन पर देख चुके हैं, थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के जो अपने प्रश्न हैं वो हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और इकोनॉमिक्स के वो प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने पहले 12th क्लास के अंदर या फिर बीए के अंदर, बीकॉम के अंदर, एमकॉम के अंदर, एमए के अंदर अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ा है तो ये प्रश्न जो हैं आपके लिए काफी इजी रहेंगे, काफी आसान रहेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये प्रश्न जो है आपके लिए एग्जाम में रामबाण का काम कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। तो इसलिए हम लोग जो है आपके साथ ये प्रश्न डिस्कस करना चाहते हैं। काफी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो मैं पहली बार इस प्रकार की स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं लैपटॉप के ऊपर, तो कुछ छोटी मोटी कमी हो सकती है, तो आप लोग माइंड ना करें। अभी देखो मैं घूम रहा है, ये इसको ढूंढ रहा हूँ माउस को। ये माउस मिल गया मेरे को। यहाँ है हमारा नोटिस बोर्ड्स। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा सिस्टम है ये। आज इसको मैं समझ लेता हूँ कैसे काम करना है इसके ऊपर, फिर हम लोग रेगुलर इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है। तो जैसा भी आप लोग पहले देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऐसे जाएंगे तो ऐसे होगा, ऐसे जाएंगे तो चलो ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं, अर्थशास्त्र का सिद्धांत लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय। ऑप्शन आपके पास में दो हैं। ऑप्शन ए आपके पास में है मार्क्स, ऑप्शन बी जो है वो है मार्शल। राइट आंसर क्या रहेगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसका आंसर देंगे, बिल्कुल इजी तरीके से देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से देंगे। तो यहां पर आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा माय डियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे। सेकंड के लिए हम लोग चलते हैं यहां पर, और यहां से हम लोग टिक कर देते हैं सेकंड स्लाइड। और सेकंड स्लाइड के लिए आप लोग यहां टिक करेंगे, भाई नीचे की तरफ टिक करेंगे, यहां टिक करेंगे। हाँ, यस। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए क्योंकि ये डिस्टर्ब करता है अपने को। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। लो, यहां से आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहां पर, दुर्लभता से अभिप्राय। दुर्लभता से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें वस्तु की दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग क्या होती है, पूर्ति के बराबर होती है या फिर पूर्ति से कम होती है। तो राइट आंसर आपके सामने है, दो में से एक कौन सा रहेगा वो आप लोग चूज करेंगे। तो मेरी तरफ से आपका ये राइट आंसर रहेगा यहाँ पर पूर्ति से कम। ठीक है। क्योंकि जब स्कैरसिटी की बात आती है, दुर्लभता की बात होती है, तो दुर्लभता में हमेशा ही क्या होता है कि हमारी मांग ज्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है। तो पूर्ति से कम ही है यहाँ पर। राइट आंसर इसका बन जाएगा माय डियर्स, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हुए चलेंगे आगे। ये ऑप्शन जो है टिक कर देंगे आप लोग। उसके बाद में नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां फिर से जो है माउस को टिक करना पड़ता है, और हम लोग यहां चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। वास्तविक विज्ञान केवल अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है वास्तविक विज्ञान? रियल साइंस ओनली स्टडीज, क्या स्टडी करता है? वास्तविक विज्ञान अध्ययन करता है किसको? दो ऑप्शन अपने पास में है। यह कैसे कार्य करता है, इसे कैसे कार्य करना चाहिए। तो चाहिए की बात आती है, वो आती है हमारी आदर्श के अंदर। वास्तविक के अंदर आता है सिर्फ यह कैसे कार्य करता है। यह कैसे कार्य करता है, इस बात का अध्ययन हम लोग वास्तविक विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा क्या? ए। आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है ये? सामाजिक विज्ञान है या फिर प्राकृतिक विज्ञान है? तो प्राकृतिक के अंदर तो हम लोग और बातें करते हैं, ये हमारी सामाजिक विज्ञान का ही बचाता है। ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन जो बन जाएगा हमारा राइट आंसर, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन ए इज राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का संबंध है
एज ए नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स इज ए कंसर्न विद, तो आदर्श की बात करता है तो यहाँ पर आदर्शों से ही होगा, वास्तविक तक की तो बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा आदर्श, आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का संबंध है आदर्शों से, ये ऑप्शन बन जाता है आदर्शों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसको हम लोग थोड़ा बता रहे हैं आपको एक्सप्लेन करके। माइक्रो और मैक्रो दो शब्द आपको दिखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा वो है रैगनर फ्रिस। रैगनर फ्रिस ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो के अंदर हम लोग सूक्ष्म यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं या फिर एक फर्म का, एक उद्योग का, इस प्रकार से, यानी कि ये माइक्रो के अंदर काउंट होता है। ठीक है, और मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में हम लोग बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, यानी कि जिसमें पूरे के पूरे एक समूह के समूह जो होते हैं जहां पर उनकी बात की जाती है, यानी एक देश के साथ साथ में हम लोग विदेशों की बात भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फोन की बात करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एग्रीगेट के अंदर जो है ना कुल की बात करेंगे और माइक्रो के अंदर जो है ना इंडिविजुअल की बात करेंगे। ठीक है, सूक्ष्म मतलब क्या है कि इंडिविजुअल है यहाँ पर, यानी कि माइक्रो है, और वर्ग जो है कि बड़े स्तर की बात करते हैं तो वो मैक्रो है। ठीक है, एंटायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो के अंदर जो आई है वो इंडिविजुअल को शो करता है, इंडिविजुअल को शो करता है, और समष्टि यानी कि मैक्रो के अंदर जो ए है ये एग्रीगेट को शो करता है। आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, इसी का रिपीटेशन है। समस्त अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समस्त यानी कि सारे के सारे की बात करते हैं हम यहाँ पर, एंटायर की बात करते हैं। तो हम लोग किस में बात करेंगे? समस्त अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो कहां पर करेंगे? व्यष्टि शास्त्र के अंदर या फिर समष्टि शास्त्र के अंदर? तो ये हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। एंटायर की बात करेंगे तो यहाँ पर समष्टि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा हमारा क्या? समष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक नियम कारण तथा प्रभाव के बीच किसमें संबंध स्थापित करते हैं? आर्थिक नियम कारण तथा प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो ये ऑप्शन अपने पास में है दो, एक है आर्थिक सिद्धांतों में, एक है गैर आर्थिक सिद्धांतों में। तो गैर आर्थिक सिद्धांतों की तो बात ही नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर, आर्थिक सिद्धांतों की बात है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा आर्थिक सिद्धांतों में। ठीक है, एन एशर ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नामक पुस्तक लिखी है, किसके द्वारा लिखी है? ये जो पुस्तक लिखी हुई है वो लिखी हुई है रॉबिन्स के द्वारा। और यहाँ पर ये सोनियर नहीं है, सीनियर होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रों का धन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो लिखी गई है, सबसे पहले जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो है एडम स्मिथ, और इसी के द्वारा ये लिखी गई है। राष्ट्रों का धन की बात करता है तो एडम स्मिथ ही करता है, पिगू नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, इस कथन पर सहमत हैं कौन? सभी के सभी अर्थशास्त्री या फिर केवल कुछ अर्थशास्त्री? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है दो में से एक अपने को चूज करना है। हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे बी आंसर। ठीक है, क्योंकि बी में क्या है कि केवल कुछ अर्थशास्त्री ही मतलब ऐसा मानते हैं तटस्थ, बाकी जो ना कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं। सभी के सभी जो है एक बात को महत्व नहीं देते, वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो उसकी क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं। तो यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं अर्थशास्त्र को उद्देश्यों के प्रति तटस्थ जो है वो है कुछ अर्थशास्त्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चुनाव की समस्या का आधार, यानी चुनाव की समस्या आधार, चुनाव की समस्या का आधार है, का लिखना चाहिए था, यहाँ पर बीच में छोड़ दिया। आर्थिक समस्या का या फिर सामाजिक समस्या का? सामाजिक समस्या का नहीं है, आर्थिक समस्या की बात कर रहे हैं। पर आर्थिक समस्या, हमारे पास में कितने संसाधन हैं, उन संसाधनों को हमने किस प्रकार से प्रयोग करना है ताकि हम लोग अधिकतम यूटिलिटी प्राप्त कर सकें। तो ये सारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं और आर्थिक समस्याएं का ही पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो चुनाव की समस्या का जो आधार है वो क्या है? आर्थिक समस्या का है, न कि सामाजिक समस्या का।
ठीक है, सामाजिक समस्या नहीं है यहाँ पर, आर्थिक समस्या का आधार है चुनाव की समस्या। यानी चुनाव यानी कि हम लोग चॉइस की बात करते हैं ना, चॉइस। हमारे पास में दूध है, दूध को हम लोग कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कई अल्टरनेट हैं। तो उन अल्टरनेटिव में से हमने सबसे बेस्ट क्या चूज करना है, बेस्ट अल्टरनेट क्या है, चुनाव की समस्या किसके आने से ये पैदा हुई है, तो वो हमारी आर्थिक कमजोरी के कारण से ये आती है चुनाव की समस्या। तो यहाँ पर आर्थिक समस्या है ये, नहीं कि सामाजिक समस्या। अर्थशास्त्र, विज्ञान तथा कला दोनों हैं। इकोनॉमिक्स इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। तो यहां पर ऑप्शन देने भूल गए हैं, ये बात जो है सही लिखी गई है या फिर गलत लिखी गई है, इस बात का हमें जवाब देना था। तो इसमें आंसर यस या नो में मिलता आपको, तो आपने बताना है अर्थशास्त्र, विज्ञान तथा कला दोनों है क्या, तो ये दोनों ही है भैया, बिल्कुल सही लिखा है ये सेंटेंस, ये पर्सन जो है बिल्कुल सही लिखा है, अर्थशास्त्र, विज्ञान तथा कला दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपभोग या फिर उपयोगिता, कंजम्पशन कहलाएगी या फिर यूटिलिटी कहलाएगी। किसी वस्तु द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम लोग कहते हैं उपयोगिता। और उपयोगिता के बारे में एक और विशेष बातें हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। यहां पर इसका आंसर बन जाएगा हमारा बी, यानी कि उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखते हैं, किस विश्लेषण में उपयोगिता को 1, 2, 3, 4 जैसी निश्चित संख्याओं द्वारा मापा जा सकता है। इन विच एनालिसिस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय डिफाइंड नंबर लाइक 1, 2, 3, 4। तो ये एक हमारा सिद्धांत है, विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो कौन सा है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है या फिर क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण है। तो ये जो बात की जाती है उपयोगिता विश्लेषण की, ये हम लोग करते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंदर, यानी कि राइट आंसर बन जाता है हमारा ए। गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण का संबंध किससे है, घटती सीमांत तुष्टिगुण में या फिर बढ़ते प्रतिफल में। बढ़ते प्रतिफल की बात तो हम लोग करेंगे नहीं, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर करेंगे वो तो जाकर के, लेकिन यहाँ पर जो गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण है, इसके अंदर हम लोग घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का बात करते हैं या फिर घटती सीमांत तुष्टिगुण की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घटती सीमांत तुष्टिगुण क्या है, हमने बात की ना पहले प्रश्न के अंदर, यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, तो ये उपयोगिता के बारे में बात कर रहा है। जब हम लोग किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उसे मिलने वाली उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। यानी और जो सीमांत उपयोगिता है, जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये हमेशा क्या होती है, घटती जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर घटती सीमांत तुष्टिगुण। जैसे आप लोग एक रोटी खाते हो या परोठा खाते हो, तो पहला जो खाते हो ना, पहली जो रोटी खाते हो तो उसमें आपको ज्यादा टेस्ट मिलता है। जैसे आप लोग दूसरी खाते हो तो दूसरी के अंदर पहले के मुकाबले कम टेस्ट आता है, फिर तीसरी खाते हैं तो तीसरी में दूसरी के मुकाबले और भी कम हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये घटती जाती है, यूटिलिटी उपयोगिता घटती जाती है। और यूटिलिटी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे पहले यूटिल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो यहाँ फिशर का नाम आता है। फिशर ने सबसे पहले उपयोगिता के माप के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया था। तो ये यूटिलिटी से संबंधित बात है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण का संबंध जो है वो है घटती सीमांत तुष्टिगुण से। किसी वस्तु की है यहाँ पर कौन है कि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग कहते हैं औसत उपयोगिता या फिर सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ही लिया है, इसको हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। तो यहाँ पर बोलता है संतुष्टि के एक विशेष बिंदु पर किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। एक विशेष स्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक विशेष बिंदु जहां पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, शून्य। वहां पर हमारा एक विशेष जो है बिंदु होता है जहां पर टोटल यूटिलिटी यानी जो कुल उपयोगिता है वहां पर मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर एक विशेष पॉइंट की बात कर रहा है। पॉइंट क्या है कि जहां पर हमारी टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है, 0 होती है, ठीक है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ रही होती है, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी बिल्कुल हाईएस्ट पीक पॉइंट पर होती है।
जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है तो टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर देती है। तो ये कुछ रिलेशन है मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर के और टोटल यूटिलिटी को लेकर के। तो यहां से काफी बार प्रश्न आता है, ठीक है। जब मार्जिनल बढ़ता है तो जब मार्जिनल घटता है, मार्जिनल वैसे तो क्या था कि अतिरिक्त है, इसलिए हमेशा घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। इसको इसलिए जो है इसको डाउन स्लोप होता है इसका, इसलिए इसका डाउन स्लोप होता है। जैसे कि डिमांड कर्व होता है ना, ऐसे डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये घटती जाती है। तो जब ये घट रही होती है ना तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर होती है तो टोटल यूटिलिटी बिल्कुल पिक पॉइंट पर यानी हाईएस्ट बिंदु पर होती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर देती है। तो ये कुछ रिलेशन है, इसकी आप लोग देख लीजिएगा डायग्राम के अंदर। पिछले वाला जो पर्सन है जो वीडियो उसके अंदर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता, मैंने अभी पहले डिस्कस कर लिया है। जब किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, बढ़ने लगती है? भाई घटने लगती है। जब हम लोग किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया अभी रोटी का, ठीक है। एक रोटी खाते हैं तो उसे टेस्ट ज्यादा मिलता है, दूसरी खाते हैं तो पहले के मुकाबले कम मिलता है, ऐसे। तो यहाँ पर घटती जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, अभी हमने डिस्कस किया है, तो कुल उपयोगिता क्या होती है? बिल्कुल पिक पॉइंट पे होती है, यानी कि बढ़ने लगती है क्या या घटने लगती है? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, बोल रहा है ऋणात्मक होती है सीमांत उपयोगिता, 0 से भी नीचे चली जाती है, नेगेटिव पे चली जाती है, तो कुल उपयोगिता वहां पर क्या होती है? घटने लगती है। घटने यानी कि आंसर इसका बी बन जाएगा भाई, ठीक है। कुल उपयोगिता सदा रहती है, क्या धनात्मक रहती है या ऋणात्मक रहती है? भाई धनात्मक की तो बात ही नहीं है, इसकी ऋणात्मक की तो बात ही नहीं है, नेगेटिव की तो बात ही नहीं है। कुल उपयोगिता तो मतलब पॉजिटिव रहती है हमेशा, ठीक है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और 0 भी होती है, ठीक है। मार्जिनल के तो मतलब यहाँ पर बन सकते हैं पार्ट्स, लेकिन टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। टोटल हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव रहती है, धनात्मक रहती है। बस इतना ही था आज का क्वेश्चंस। लगभग 21 क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए हैं, और आगे भी जो है ना इस प्रकार के इंपॉर्टेंट पर्संस जो हैं आपके सामने मैं लेके आऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसे पर्सन हैं ये जो एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और इकोनॉमिक्स में तो आते ही आते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।